हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से एग्जाम्पल्स लेते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना। उन्हीं से हम लोग डॉट्स कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के निचोड़ को डिटेल में पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं ना, उनसे हम पढ़ाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर में, वो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है, सिलेबस है, वो शॉर्ट में कंप्लीट हो जाता है। जब भी आप लोग रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो वो भी बहुत ही जल्दी और कम टाइम में पूरी हो जाती है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जब उनकी आंसर की जाती है ना, तो जो आंसर्स माने जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं। चाहे आप कोई भी सोर्स ला के रख दो, लेकिन सही आंसर जो ऑथेंटिक की आंसर्स माने जाएंगे वो एनसीईआरटी के ही माने जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने क्लास 6 पूरी करवा दी है। क्लास 6 को हमने डिटेल में भी करवा दिया है और एमसीक्यूज़ भी करवा दिया है। हमारे यहाँ 2 इनिशिएटिव हैं। एक वीडियोस हमारी डिटेल में आती हैं, जो मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, और एक आती हैं एमसीक्यूज़। और उसमें क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तो जिस तरह के एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं, आपकी जितनी भी आपकी रिवीजन है, वो सब आपकी एक ही बारी में शॉर्ट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप पहले डिटेल में पढ़िए और फिर एमसीक्यूज़ भी आप लोग सॉल्व करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। तो क्लास 6 हमारी पूरी हो चुकी है। क्लास 7 की ज्योग्राफी जो है वो अब हम कर रहे हैं। क्लास 7 की ज्योग्राफी में चैप्टर 1 और 2 इसके डिटेल भी हो चुके हैं और इसके एमसीक्यूज़ भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा। और ज्योग्राफी हम जो है सब्जेक्ट अभी हमने ज्योग्राफी लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा क्लास 7, जो मैंने अभी आपको बताया है, और चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, देखो वो बदल रही है, वो बदलती है, वो उसमें भी चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी हमने लेयर्स पढ़ी थी ना। कौन कौन सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्रस्ट का मतलब हो गया परपटी, मेंटल मतलब मेंटल, और कोर का मतलब हो गया क्रोड। तो हमने ये लेयर पढ़ी थी। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहाँ होती हैं? क्रस्ट वाले और मेंटल का जो इसमें छोटा सा पार्ट होता है उनमें होती हैं। अब देखो, अब ये क्या है? अब ये क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी कि होल लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ द प्लेट। अब पूरा जो लिथोस्फेयर है, मतलब कि जो स्थल मंडल वाला पार्ट है, स्थल मंडल आपको पता होगा कौन सा होता है, पहले हमने डिस्कस करा था स्थल मंडल क्या है। वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, मतलब कि डिवाइडेड है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये अगर हमारी अर्थ है ना, हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम इसको एक गोल शेप में देखें, तो यहाँ पर बहुत सारी क्या है, यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स हैं। अब वो वाली प्लेट्स नहीं जो हमारी किचन में रखी होती हैं, लेकिन कंपेयर हमने उन्हीं से करा है, ठीक है। लेकिन उनकी एकदम गोल गोल शेप कभी नहीं होती, उनकी कैसी होती है? बदलती हुई टेढ़ी मेढ़ी ऐसी शेप है। अब पूरी जो हमारी धरती है, ठीक है, इसमें ऐसे ही प्लेट्स बनी हुई हैं। अब वो प्लेट्स में मूवमेंट होता है। इसको अगर हम दूसरी तरह से अगर हम इसको देखेंगे, एक मिनट, अब देखो ये जो प्लेट्स अभी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ऐसे अगर हम पूरा अर्थ को हम इस तरह से देखें है ना, तो यहाँ प्लेट्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में देखें ना, तो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर ये जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारे कंटिनेंट्स हैं, जो हमारी ज़मीन है, जिसपे हमारे घर, स्कूल, कॉलेजेस सब बने होते हैं ना, तो उसके अंदर भी एक और उसके अलावा समुद्र है, तो समुद्र में भी एक ज़मीन है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी एक बाउंड्री ऐसे आती है। तो ये जो बाउंड्री होती है ना,
यहाँ बहुत सारी ऐसी प्लेट्स होती हैं अलग अलग शेप्स में। अलग अलग शेप्स में क्या होती हैं, वो प्लेट्स होती हैं, तो वो एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है। या तो पास में आएंगी, नहीं तो कहीं पर क्या होता है कि वो दूर दूर जाती हैं कहीं जगह पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा कई बार कि जब इंडिया के हिमालय में जो भूकंप आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टकराव होता है, ठीक है ना। तो हमने प्लेट तो हमने सुनी रखी है, तो यह उन्हीं वाली प्लेट्स की बात करी जा रही है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी शेप इर्रेगुलर होती है, कभी भी ऐसे फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और ये चारों दिशाओं में घूमती है, मतलब कि कोई प्लेट कहीं एक दूसरे के साथ घूम रही है तो कोई एक दूसरे से अलग हो रही है, ठीक है। ऐसे है किसी भी मूवमेंट में ये हो सकती है, और उसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो जहाँ पर दरार होती है वहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हमारे डेवलप होते हैं। तो ये वही बात है कि जो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जो प्लेट है मूव राउंड द वेरी स्लोली, देखो बहुत धीरे घूमती है, हमें नहीं पता चलता, और उनकी स्पीड क्या होती है कि फ्यू मिलीमीटर पर ईयर, एक साल में कुछ मिलीमीटर तक ही ये मूव करती हैं, मतलब कि घूमती हैं, ठीक है। अब ये घूमती क्यों है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें मूवमेंट होता क्यों है, क्योंकि देखो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो हमारा हो गया क्रस्ट हो गया है, ठीक है, ये पहली लेयर होगी हमारी क्रस्ट परपटी, दूसरी होगी हमारी मेंटल, और तीसरी होगी हमारी कोर, ठीक है। तो ये जो मेंटल वाली है ना, उसके अंदर पिघला हुआ मतलब कि द्रवित मैग्मा होता है। अब उसके ऊपर ये प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये प्लेट्स होती हैं ऐसे ऐसे। अब कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी द्रव के ऊपर, पिघली हुई चीज़ के ऊपर, है ना, तरल चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ होगी तो वह हिलेगी ही। आपने देखा होगा नदी के ऊपर अगर कोई नाव होती है या पानी का जहाज़ होता है तो वो हिलता ही है ना, कभी स्टेबल नहीं रहता। जैसे कि अगर सड़क पर कोई बस खड़ी है या फिर कुछ और चीज़ है, बिल्डिंग है, तो क्या वो कभी हिलती है, नहीं हिलती। लेकिन अगर समुद्र में या नदी में आपकी कोई भी नाव वगैरह होएगी ना, तो वो आपको हिलती हुई दिखेगी, क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वो कैसा है, वो तरल है, लिक्विड है। तो इसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, वो मैग्मा के ऊपर, मोल्टन मैग्मा, जो कि मेंटल वाली लेयर में है, सेकंड लेयर में है, ठीक है ना। थर्ड लेयर तो ये वाली हो गई, ये सेकंड होगी, और फर्स्ट वाली कौन सी होगी, क्रस्ट वाली होगी। तो क्रस्ट के ही पार्ट हैं ये, तो वो मूव करता है, वो हिलता है। तो इसमें इनमें मूवमेंट क्यों होता है, इन प्लेट्स में, इनमें मूवमेंट होता है मोल्टन मैग्मा के कारण होता है, मतलब पिघला हुआ मैग्मा होने के कारण इनके अंदर क्या होती है, गति होती है, ठीक। तो ये हमने समझ लिया, लिथोस्फेरिक प्लेट को समझ लिया। तो अगर हम पढ़ें इसको अच्छे से तो क्या आएगा, ये आएगा अर्थ की क्रस्ट। देखो इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये क्या है, ये है अर्थ की क्रस्ट में क्या है, बहुत सारे सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल रिजेस होते हैं, जो कि इरेगुलरली शेप्ड है, मतलब स्लैब्स हैं। इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्लैब्स भी बोलते हैं, विच कैरी कंटिनेंट एंड ओशन फ्लोर। अगर हम हिंदी में देखें तो अर्थ की क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भूपरपटी बोलते हैं, है ना। भू मतलब कि हमारी ज़मीन हो गई, और उसकी परपटी मतलब उसकी परत के बारे में बात हो गई। इसमें बहुत सारी अनेक बड़ी एवं कुछ छोटे कठोर असमान आकार की, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्लेट की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, वो अलग अलग शेप में होती है, ठीक है। तो अलग अलग शेप की ये क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी होती हैं। और ये महाद्वीप और महासागर के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशन फ्लोर्स के बारे में हमने पूरा डायग्राम बताया था कि वो मोटे होते हैं कंटिनेंटल क्रस्ट, और महासागर की सतहें जो होती हैं 5 किलोमीटर छोटी सी होती हैं, वो पतली होती हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पेंजिया और पैंथलाजा। आपको पता होगा जब हमारी पृथ्वी जब हमारी पृथ्वी जो थी, पृथ्वी देखो जब हमारी पृथ्वी बनी थी, है ना, तो उस पर एक ही लैंड मास था, मतलब कि एक ही ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, वो एक ही था, ठीक है। अब उसी टुकड़े के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, उसी टुकड़े के अंदर डिवीज़न हुआ, ठीक है। तो वो दो पार्ट, पहले तो वो 2 पार्ट में टूटा, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना के रूप में वो टूटा। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चला गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर उसमें फिर और अलग अलग क्रैक्स आए, जिनसे कि हमारे जो आज के जो कंटिनेंट्स हैं, है ना, वो बने हैं। कंटिनेंट्स जैसे कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया,
है ना, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, तो ये बने उस टाइम पर। तो ये वही वाली बात है कि स्थल मंडलीय प्लेट के कारण ही, ठीक है, ये मूव हुए, अलग अलग डायरेक्शन में हुए और अलग अलग इनमें विभाजन हुआ। ठीक है, आज का जो हमारा जो विश्व है, जो हमारा जो क्या बोलेंगे उसे, जो हमारा वर्ल्ड का मैप है ना, वो मैप ऐसा नहीं है। वो मैप क्या ऐसा है कि बीच में बस सेंटर में सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारा क्या है कि हमें यहाँ पर हमें क्या दिखता है, अमेरिका दिखता है ना, यहाँ पर हमें साउथ अमेरिका दिखता है, फिर हमें अफ्रीका दिखता है, फिर हमें इंडिया दिखता है। अभी तो ऐसा दिखता है कि सभी अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। लेकिन पहले क्या था, पहले एक ही लैंड मास था। ठीक है, पहले एक ही बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था, फिर उसमें डिवीज़न हुए। तो वो डिवीज़न भी किसकी वजह से हुए? वो डिवीज़न भी हुए लिथोस्फेरिक प्लेट यानी स्थल मंडलीय प्लेटों के कारण हुए। और वो हमने आपको बता दी है क्या है कि वो मैग्मा के ऊपर जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, पिघला हुआ मैग्मा है, उसके ऊपर ये प्लेटें होती हैं, तो वो मूव करती रहती हैं। तो ये प्लेटें जो हैं जब पास आती हैं या फिर यही प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इनके कारण आज जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने हुए हैं। और जो भी शेप अभी हमारी बनी हुई है समुद्र की, कॉन्टिनेंट्स की, वो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो अब देखो, अब है मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखो, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यही प्लेट्स के मूवमेंट होने के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह पर परिवर्तन होते हैं। किस तरह से होते हैं? अब देखो, ये ना दो तरह की फोर्सेस होती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? एक होती है एंडोजेनिक, मतलब कि अंतर्जनित फोर्स, अंतर्जनित बल, और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस, मतलब बहिर्जनित बल। अब देखो, ये अंतर से पता चल रहा है कि अंदर की बात है, मतलब कुछ चीज़ अंदर है और वहाँ से क्या आई है, फोर्स आई है। और ये है बहिर्जनित, मतलब कोई फोर्स है वो बाहर है, वहाँ से वो फोर्स आई है। ठीक है, अब जो अंदर है उसको भी डिवाइड करा गया है, वो है सडन फोर्सेस, मतलब ये अचानक से आकस्मिक फोर्स आई। ठीक है, और एक आई डायस्ट्रोफिक फोर्स, मतलब कि पटल विरूपण बल। डायस्ट्रोफिक मतलब कि जो धीमा धीमा है, ठीक है, धीमा धीमा है इसके कंपैरिजन में। ये तो बहुत सडन आया। अब सडन फोर्सेस होने के कारण क्या होगा? सडन फोर्सेस होने के कारण हमारे पृथ्वी पर क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। क्या जब भी भूकंप आता है आपको पता होता है कि भूकंप आ रहा है, या भूकंप कभी बताकर आता है ना, कि या हमें पता होता है कि भूकंप आने वाला है इस तारीख को, इस टाइम पे, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम? ये हमें पहले से तो कभी भी नहीं पता होता कि भूकंप आने वाला है। तो इसीलिए ये क्या है? ये है सडन, मतलब आकस्मिक है ये। ठीक है, इसी तरह से वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी भी कभी नहीं पता होता कि किस दिन आएगा, किस समय आएगा। इसी तरह से लैंडस्लाइड, जिसको हम बोलते हैं भूस्खलन का भी कभी किसी को नहीं पता होता कि अब भूस्खलन होने वाला है। तो जो भी चीज़ अचानक हुई, सडन हुई, ठीक है ना, तो वो क्या हुई? वो हुई हमारी सडन फोर्सेस में आएगी, आकस्मिक बल के कारण आएगी। अब इनके जो कारण हैं वो है अंतर्जनिक बल है, अंदर से ही आए, पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर से का मतलब क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब उसका देखो कारण वही है, कौन सा है? मैग्मा कारण है इसका। मेंटल की लेयर, जो कि हमारी सेकंड लेयर थी। ठीक है, यहाँ पर जो लावा होता है ना, पिघला हुआ लावा, वो यहाँ से तोड़कर बाहर निकलता है, तब ये सब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है। ठीक है, चलो अब दूसरी एक चीज़ है डायस्ट्रोफिक, जो कि धीरे धीरे आता है। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है, स्लो प्रोसेस है, और इसके अंदर माउंटेन्स बनते हैं, मतलब कि पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखो, भूकंप तो अचानक आया, लेकिन जो पर्वतों का निर्माण है वो एकदम से कभी नहीं होता कि आज रात को हम लोग सोए, ठीक है, और सुबह हमने देखा अरे वाह ये तो बहुत विशाल पर्वत जो है बन गया हमारी आंखों के आगे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। पर्वत, यहाँ पर क्या होता है कि पर्वत होता ज़रूर है, ठीक है। अब भूकंप आया, प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, तो इन पर्वतों की हाइट बढ़ती रहती है।
ठीक है, ये चीज़ धीरे धीरे होती है। ठीक है, पर्वत का बनना अचानक कभी कभी नहीं होता, लेकिन इनकी जो माउंटेन बिल्डिंग का मतलब ये है कि इनकी हाइट धीरे 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 बढ़ती रहती है। अब ये डायस्ट्रॉफिक जो फोर्सेस हैं ये भी पृथ्वी के अंदर से ही आती हैं। ठीक है, ये भी पृथ्वी के कहाँ से आती हैं, अंदर से ही आती हैं। जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो भी लगातार बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा मिलीमीटर सेंटीमीटर में बढ़ रही है। अभी थोड़े दिनों पहले कई टाइम पहले उसकी जो हाइट थी वो 3-4 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है, 8,850 के आसपास हो गई है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की। तो ये इसके कारण क्या थे, इसके जो कारण है वो है एंडोजेनिक फोर्सेस। अब हम पढ़ लेते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, मतलब कि बहिर्जनित फोर्सेस, मतलब जब बाहर से हैं। तो यहाँ पर भी हमारे स्थलाकृतियाँ बन रही हैं, हमारी पृथ्वी पर बदलाव आ रहे हैं। पृथ्वी पर बदलाव आने का मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बन रही हैं। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं, उनको हम बोलते हैं बहिर्जनित। तो यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। अपरदन का मतलब हो गया इरोजन, ठीक है, और निक्षेपण का मतलब हो गया डिपोजिशन। अब ये इरोजन और डिपोजिशन कौन करता है, हमारी नदियाँ करती हैं। विंड मतलब कि पवन करती है, सी वेव समुद्री तरंगे करती हैं, और ग्लेशियर्स करते हैं मतलब कि हिमनद। ठीक है, अब इनके ये कारण भी पृथ्वी पर अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो सभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब देखो पहले हम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो चैनल है उसमें हम लोगों ने जीएस MCQs और पॉलिटी MCQs की 2 सीरीज़ चला रखी हैं। जीएस में हम लोग 8 क्वेश्चन कराते हैं, पॉलिटी में हम लोग 10 क्वेश्चन कराते हैं। राजव्यवस्था को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अब पॉलिटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बच्चे जो हैं इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको भी अब धीरे धीरे स्लो अपनी अंडरस्टैंडिंग में लेकर आइए। और हमारी वीडियोस ऐसे ही हैं कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत डिटेल में कराते हैं, आपको किसी बुक या इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और NCERT तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक सीरीज़ MCQs की, एक सीरीज़ डिटेल की वही है जो हम पढ़ा रहे हैं। अब एक है हमारी ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs कराते हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स वैसी हैं जिनमें कि वैसे ही जो 1 लीनियर सेंटेंसेस में करवा देते हैं। अब ये वही MCQs हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने बहुत अपने ही तरीके, जैसे हमने पढ़ा वैसे हमने आपको पढ़ाया, वैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब एक है हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है करंट अफेयर मंथली। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ के जितने भी न्यूज़ होते हैं, ठीक है, मंथली मैगज़ीन है ये, जितने भी न्यूज़ होते हैं, और वो न्यूज़ ऐसे नहीं है कि कोई भी न्यूज़ लिया और भर दिया, ना ऐसे बिल्कुल नहीं है। न्यूज़ वो है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, वो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, जिससे कि अभी से मेंस वाले बच्चों की भी प्रिपरेशन होती रहे। और हमारी चैनल में अगर आप जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में हम लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डालते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने मार्क्स का जो रिज़ल्ट है उसको बेहतर बनाइए। तो हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, इसमें विज़िट कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो जितनी भी वीडियोज़ है ना, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। जैसे ही मैं आपको वीडियो भी ये वाली पढ़ा रही हूँ ना, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, दोनों की हर चीज़ लिखी हुई है, दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पूरा कोर्स है। चलिए हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वोल्केनो पढ़ेंगे। वोल्केनो क्या था, वोल्केनो हमारा था एंडोजेनिक, मतलब कि अंतर्जनिक बल। ठीक है, अंतर्जनिक का मतलब क्या हुआ, जो मैग्मा, जो मोल्टन वाली लेयर में से मैग्मा निकला है ना, उसमें से जो बदलाव हुए, फिर उससे वोल्केनो फूटा, फिर वहाँ से पृथ्वी पर हमारे सरफेस पर हमें क्या देखेंगे, स्थलाकृतियाँ दिखती हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, वोल्केनो पढ़ते हैं। देखो वोल्केनो को हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, डायग्राम में से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो। अब वोल्केनो क्या है, वोल्केनो की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वोल्केनो कुछ नहीं है, देखो वैसे देखने में लग रहा है पता नहीं क्या होगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोल्केनो सिर्फ एक क्या है, ये एक जो वोल्केनो मतलब है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र है। अब भूपर्पटी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया,
कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है। सेकंड लेयर इसमें क्या है, सेकंड लेयर इसमें मेंटल है। हम देखो भूपर्पट्टी का मतलब है क्रस्ट, तो ये एक क्रस्ट पर, हाँ ये एक क्रस्ट पर एक क्या है, एक खुला हुआ एक छिद्र होता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, ठीक है। सेकंड लेयर मेंटल है, थर्ड लेयर कोर मतलब कि क्रोड है, ये एक छिद्र है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक से निकल आते हैं। तो अब पिघला हुआ पदार्थ कौन सा निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली जो लेयर है मेंटल की लेयर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, हमने बताया था द्रवित मैग्मा भरा हुआ है, मतलब कि लिक्विड मैग्मा है। तो परपटी मतलब ये जो क्रस्ट है उसमें एक छेद हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक छेद, मतलब इसको फाड़ दिया। इस मैग्मा ने इतना ज़्यादा गर्म होता है ना, बहुत जैसा आग जैसा होता है, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को तोड़ देता है, इस चीज़ को तोड़ देता है और यहाँ से मैग्मा बाहर निकल जाता है। और फिर क्या होता है कि मैग्मा यहाँ से बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्केनो, मतलब कि ज्वालामुखी फूट गया, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ये एक वेंट है। वेंट का मतलब क्या है, देखो ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की ये जो आ रही है, ये वेंट ही तो हुआ है ना, मतलब एक छिद्र हुआ, मतलब एक निकास हुआ, है ना। तो ये एक ओपनिंग है, और ये ओपनिंग है किसमें, हमने किसमें पढ़ी, ये देखो ये थी हमारी क्रस्ट, मतलब कि भूपर्पटी थी, तो उसके अंदर एक ओपनिंग थी, इस जगह पर एक ओपनिंग है, वहाँ से मैग्मा हमारा बाहर निकल गया और मटीरियल जो मैग्मा था वो कहाँ पर आ गया, वो बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा मैग्मा बाहर आ गया, तो गैसेस एशेस ये बाहर आ गए, यहाँ पर क्रेटर्स बन जाते हैं। ये जो जिस रास्ते से निकला उसको वेंट बोला, और मेंटल वाली जो वो थी उसके अंदर हमारा क्या था, उसके अंदर हमारा मैग्मा था, बाहर आ गया, ठंडा हो गया तो वो लावा बन गया, और उसके ऊपर की जो लेयर थी वो थी क्रस्ट। तो क्रस्ट में इसने छेद करा है, क्रस्ट को इसने फोड़ा है, तोड़ा है, और वहाँ से मैग्मा बाहर निकला है, और यही क्या है, यही है हमारा वोल्केनो, मतलब कि ज्वालामुखी, ठीक। अब इसको हम लोग देखो अपनी आम लाइफ में अगर हम देखें तो हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम गैस पर, आप सभी ने खाना तो बनाया ही होगा, है ना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सभी ने खाना बनाया होगा। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दाल बनाने का। क्या बनाने का ले रहे हैं, दाल का। देखो जब दाल होती है, ठीक, तो दाल में अब नीचे मानो कि गैस चल रही है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है कि ये सारी दाल जो है बाहर आ जाती है, ठीक। अब देखो नीचे हमने आग लिए, क्यों लिए, क्योंकि जो मोल्टन मैग्मा है वो भी बहुत ज़्यादा आग वाला होता है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, उनमें मोशन होने लगते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे दाल के कण बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पूरे में क्या फैल जाएगी, दाल फैल जाएगी। तो वही है वेंट, मतलब खुला छिद्र। तो छिद्र हमारा क्या हो गया, सीटी उड़कर बाहर कहीं दूर गिर जाती है, हमें नहीं पता होता, बाद में उसको ढूंढते हैं, ठीक है। और यहाँ से मोल्टन मैग्मा मतलब हमारी दाल बाहर आ जाती है। तो बस ये छोटा सा हमारा लाइव एग्जाम्पल है किसका, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का, जो हमने लाइव अपने घरों में होते हुए देखा है। चलो अब अगला पढ़ते हैं। अब अगला क्या है, अगला है हमारा अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप। अब देखो ये भूकंप से ही पता चल रहा है, भूकंप से स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। अब देखो स्थल मंडलीय प्लेट का मतलब क्या है कि लिथोस्फेरिक प्लेट, ये वही प्लेट है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा क्या है, इंडिया है ना, यहाँ पर है इंडियन प्लेट आती है, और वहाँ से कौन सी आती है, यूरेशियन प्लेट आती है। तो क्या हुआ, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, यहाँ पर भी एक प्लेट है, वहाँ पर भी एक प्लेट है। इनमें जब क्या होते हैं, मूवमेंट होता है, मतलब कि गति होती है, तो अर्थ सरफेस पर वाइब्रेशंस होती है ना, धरती हिलती है, पंखा हिलता है, बेड मेज कुर्सी अलमारी सब कुछ हमें कितना हिलता हुआ दिखता है, हम डर जाते हैं, बाहर भागते हैं घर में। तो बस यही है। तो भूकंप मतलब क्या है, भू मतलब धरती, और कंप मतलब होगी कंपन्नता, ठीक है। धरती में हमारी क्या हुई, कंपन्नता हुई, मूवमेंट हुआ। रियलिटी में किस में मूवमेंट हुआ, लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट हुआ, जिससे कि हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमें वाइब्रेशंस फील हुई, पृथ्वी की सतह पर कंपन्नता हमें महसूस होती है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इसी कंपन को क्या बोलते हैं,
भूकंप कहते हैं। इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स कहते हैं। तो अर्थक्वेक्स कुछ नहीं है, हमें पूरी नॉलेज अब हो चुकी है कि भूकंप हमें फील क्यों होता है। क्यों भैया, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिसमें कि पूरी अर्थ को डिवाइड कर रखा है, लिथोस्फेरिक प्लेट। तो उन प्लेटों में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये प्लेटें एक दूसरे के पास आएँ या फिर दूर जाएँ तो मूवमेंट हमें अर्थ के सरफेस मतलब कि पृथ्वी की सतह पर फील होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फोकस और एपीसेंटर क्या है। देखो, फोकस क्या है, फोकस मतलब है, हिंदी में बोलेंगे तो उद्गम केंद्र है। अब ये वो प्लेस है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान है जहाँ पर कंपन आरंभ होता है। ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जहाँ पर आरंभ हुआ। प्लेस इन द क्रस्ट, ये वही पहली वाली क्रस्ट वाली बात है। अब क्रस्ट का लाइव वैसा अगर आम जिंदगी में देखें तो हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस करा था, हमने अंडा, उबला हुआ अंडा, उससे हमने डिस्कस करा था कि अगर हम अंडे को देखें तो उसका जो ऊपरी छिलका होगा, है ना, ऊपरी छिलका को हमने क्रस्ट बोला। फिर आया था वाइट वाला पार्ट, तो वाइट वाले पार्ट को हमने मेंटल बोला था, और ये वाला जो पार्ट था हमारा येलो कलर का पार्ट, उसको हमने कोर बोला था। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया कोर, और ये हो गया मेंटल। तो उसी से लेके चल रहे हैं। तो हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पतला सा जो छिलका है ना, क्रस्ट जो हम सबसे पहली जो लेयर है, सबसे पतली जो होती है, जहाँ पर कि मूवमेंट शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस। तो यहाँ मेन पॉइंट क्या है, जहाँ पर मूवमेंट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो भूपर्पटी के नीचे का स्थान। तो अगर ये हमने एक टुकड़ा लिया है, ज़मीन का टुकड़ा लिया है, वहाँ से हमने ऐसे काटते हुए दिखाया है कि जहाँ पर ये वाली जो जगह है ना, कौन सी जगह, ये वाली जगह, ये हमारा क्या हुआ, फोकस। तो यहाँ से भूकंप शुरू हुआ। ठीक है ना, यहाँ से क्रस्ट में मूवमेंट शुरू हुआ, उसको हमने बोला फोकस। और एपीसेंटर मतलब कि अधिकेंद्र, ये है ये वाला पार्ट। तो ये है प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर, मतलब कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। जब हम इसके एकदम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, और ये सतह पर होगा। ठीक है, सतह मतलब है ज़मीन पर, जहाँ पर हमारे घर, स्कूल, बिल्डिंग, हमारे सब कुछ बना हुआ है, जहाँ पर हम चलते हैं, तो वहाँ पर है, ये भू सतह पर है और इसके एकदम ऊपर है, फोकस के एकदम ऊपर पड़ता है, लेकिन सतह पर है। तो ये हो गया एपीसेंटर। एपीसेंटर मतलब क्या हो गया, अधिकेंद्र। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है क्रस्ट में, और ये हमें एकदम सरफेस के ऊपर होता है, सतह पर फील होता है। चलो आगे चलते हैं, समझ में, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो आगे चलते हैं। अब है, ये हमने पढ़ लिया है, अब है वाइब्रेशंस। देखो यहाँ से जो वाइब्रेशंस होती हैं, ट्रैवल टू आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स। ये देखिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि वेव्स ये जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, पूरे में वेव्स फैल जाती हैं। यहाँ से शुरू होता है पहले वेव, यहाँ, फिर ये चारों दिशाओं में, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर और दूरी पर और दूरी पर और दूरी पर। तो ऐसे ये वेव्स इसकी जो हैं वो फैलती रहती हैं, बड़ा सा गोलाकार में फैलती रहेंगी। तो ग्रेटेस्ट डैमेज, जो सर्वाधिक हानि होगी, वो कहाँ होती है, वो एपीसेंटर के निकट होती है, मतलब अधिकेंद्र के ऊपर। अभी हमने आपको बताया था कि नीचे वाला जो होगा, क्रस्ट में होगा, वो फोकस होगा, और उसके एकदम ऊपर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा एपीसेंटर। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होगी। क्यों होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं पर होगा, है ना। यहाँ पर अगर क्रस्ट हिली तो सबसे ज़्यादा नियर वाला एरिया यही तो होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, लोग वहीं पर रहते हैं, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा डैमेज होगा, हानि होगी। तो सबसे ज़्यादा एपीसेंटर वाले एरिया में हानि होती है, क्योंकि उससे दूरी पर अगर जाएंगे तो थोड़े कम पंद्रता कम फील होएगी, थोड़े और दूरी पर जाएंगे तो थोड़ी कम हमें फीलिंग होएगी, है ना, कम बिल्डिंग हिलेंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है उन्हीं इलाकों को होता है जहाँ पर एपीसेंटर होता है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि सबसे पहले रिपोर्ट्स में लोग क्या देखते हैं, कि लोग एपीसेंटर देखते हैं कि एपीसेंटर कहाँ पर है। ठीक है ना, फिर उसकी दूरी का अंदाज़ा लगाकर देखते हैं कि बिल्डिंग में जो लोग हैं, सड़क हैं, वो सब टूट फूट जाती हैं, सब एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वही एपीसेंटर है जो हम अपने न्यूज़ में भी सुनते हैं। ठीक है, चलो अब है अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली बी मिनिमाइज। अब देखो अर्थक्वेक हमने पढ़ा कि ये सडन वाली वो फोर्स है ना, जो सडन बल है,
आकस्मिक बल है, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि भविष्यवाणी इसकी संभव नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको निश्चित रूप से इसके जो प्रभाव है ना, जो इसके इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो हम उनकी पहले से तैयारी कर सकते हैं। और यही तैयारियां जो होती हैं हमारी गवर्नमेंट हमेशा करवाती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ा के। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में जो है वो हमारी तैयारियां करवाई जाती, ठीक है। स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, तो इन समय गवर्नमेंट क्या बोलती है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाती है ना, छोटी छोटी नॉलेज देती है कि जब भी भूकंप आए तो आपको ये करना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ये आपको प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि प्रिकॉशंस की बात आई, तो जैसे कि अगर मान लो कोई भी महामारी जो होती है, तो उसके लिए सरकार पहले से प्रिपेयर हो जाती है और क्या करती है कि वैक्सीनेशन चलाती है, जैसे कि पोलियो के लिए चलाती है, चेचक के लिए, मीज़ल्स वगैरह के लिए, है ना। यहाँ तक कि अब तो कोरोना के लिए भी जो है, चाहे एक बार हो चुका है लेकिन फिर भी उसे सबक लेकर क्या करा है गवर्नमेंट ने कि पहले से सबको वैक्सीनेशन करवाती है। तो सेम वैसा ही प्रिपरेशन हम लोग पहले से इसमें भी कर सकते हैं, है ना, जिससे कि भय लोगों में कम फैले और सावधानियों के साथ हमारी जान माल की हानि थोड़ी कम हो पाए और इम्पैक्ट जो है वो उस चीज़ का कम हो पाए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, सम कॉमन प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्टेड बाय लोकल बिहेवियर। देखो वैसे तो क्या होता है कि हम लोग अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीक़ों से, बहुत सामान्य से तरीके होते हैं, उनसे ये लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप की संभावना है। अब इसके क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अब देखो इसका सबसे बेस्ट मैं एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि जो स्नेक होता है ना, वो क्या करता है, वो ज़मीन के अंदर एक होल बनाकर रहता है ना, उसके अंदर स्नेक रहता है ऐसे ऐसे। तो जब भी, मतलब सांप जो होता है, ठीक है, तो जब भी भूकंप आता है ना, अब भूकंप जो होता है वो क्रस्ट से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पर लिथोस्फीयर जो होता है, स्थलमंडलीय जो परत होती है ना, उसमें मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले कंपन्नता कहाँ फील होती है, इस स्नेक को ही फील होती है, उसके हाउस में फील होती है, मतलब सांप को, ठीक है। तो सांप को फील होती है सबसे पहले, झन उसी का घर हिलता है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, वो तुरंत भाग के आ जाता है। तो जब वहाँ पे जो लोग रहते हैं, स्थानीय जो लोग रहते हैं, वो ऐसी जानवरों की अलग और बिल्कुल हट के जो उनकी विचित्र जो व्यवहार है उससे पता लगा लेते हैं कि भूकंप जो है वो आने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, जो पानी होता है, पानी के बड़े बड़े तालाब होते हैं, है ना, समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, ठीक है, तो उनमें अगर मछलियाँ हैं, ठीक है, उनमें अगर मछलियाँ हैं और भूकंप नीचे से आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, ऐसे भूकंप की तरंगें सबसे पहले पानी में फील होंगी, उन मछलियों को फील होंगी। तो मछलियाँ क्या करेंगी, वो मछलियाँ जो है एक विचित्र बिहेवियर करेंगी, तो वो उनमें उत्तेजना आ जाती है, वो उछलने कूदने लग जाती हैं। तो वहाँ के लोगों को ये विचित्र बिहेवियर से उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पर भूकंप आने लग रहा है, भूकंप आने वाला है। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब भूकंप को जो है वो हम किससे नापते हैं, भूकंप को हम नापते हैं, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को, है ना, उसका मापन का एक यंत्र है, इसको क्या बोलते हैं, भूकंप लेखों कहते हैं उससे, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। अब इसके जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, उसको हम रिक्टर स्केल में नापते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि भूकंप की तीव्रता को, कि किस तीव्रता का आया था, है ना, तेज़ आया, कम आया, बहुत कम आया या बहुत तेज़ आया। तो इसका हमने एक स्केल बना रखा है, उसका नाम है रिक्टर स्केल, उस पर उसे नापा जाता है। अब देखो, अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो नापी जाती है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मर्कैली स्केल पर। अब 2 स्केल है, एक है रिक्टर स्केल, यहाँ देख लेते हैं, एक है रिक्टर स्केल और एक है मर्कैली स्केल। देखो रिक्टर स्केल में क्या होगा, जो हमारी जो सिस्मिक वेव्स हैं, है ना, उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी कितनी इंटेंसिटी, हम इसको यहाँ पर नापेंगे कि ज़्यादा थी, कम थी, है ना, यहाँ पर उस सिस्मिक वेव को नापा जाता है, ठीक है। और मर्कैली स्केल में जो हमारे जो ज़मीन है, बिल्डिंग, घर, कॉलोनी, इन पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है, ये यहाँ पर नापा जाता है मर्कैली स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें अपनी आँखों से जो अर्थक्वेक, भूकंप ने जो डैमेज करा, जो सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो आता है मर्कैली स्केल। और जो
सिस्मिक वेव को जो नापेगा, उनकी कंपनता को नापेगा कि कितनी तेज़ी से आया, ठीक है, सिस्मिक वेव में कितनी तेज़ी से आया, वो होगा रिक्टर स्केल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल में क्या अंतर है। तो मर्कैली स्केल क्या है, रिक्टर सबको पता होगा, लेकिन मर्कैली बहुत कम लोग बच्चों को पता होता है। तो मर्कैली क्या है, जितना हमारा डैमेज हुआ, जितनी हमारी तबाही हुई, ठीक है, भूकंप आने के बाद तबाही बहुत हो जाती है, तो जितनी तबाही हुई उसको नाप कर हम यहाँ पर इंटेंसिटी अर्थक्वेक की नापते हैं, तो वो होता है मर्कैली स्केल। चलो अब देखो, अब आगे देख लेते हैं। अब रिक्टर स्केल को देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्टर स्केल को देखो, अगर 2 का होगा, अगर उस स्केल में 2 पॉइंट लिखा होगा या फिर उससे थोड़ा सा कम आएगा, तो हम उसको लिटिल बोलेंगे, मतलब बहुत ही कम फील हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं वो, ठीक है। 5 से ज़्यादा का अगर होगा तो इसका मतलब डैमेज यहाँ पर हुआ है, नुकसान हो रहा है। अगर लेकिन 6 का अगर आ गया ना, 6 से ज़्यादा का अगर आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तबाही का बहुत खतरा है यहाँ पर। और अगर 7 से ज़्यादा का आ गया ना, तो समझो कि बहुत ही बड़ा क्या है, ये अर्थक्वेक है, भूकंप है। अब जो भुज था, है ना, भुज में, गुजरात में, ये केस स्टडी है कि भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसमें गुजरात में कब आया था, ये पहले तो ये जान लो, ये आया था 26 जनवरी 2001 में आया था। वहाँ पर रिक्टर स्केल पर क्या इंटेंसिटी थी, 6.9। अब देखो 6.9 इंटेंसिटी है, किसके आसपास है, ये 7 के आसपास है, तो बहुत तगड़ा आया था, ठीक है ना। इसमें स्कूलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, कम से कम 971 तो स्टूडेंट्स, ठीक है, और 31 जो टीचर्स थे वहाँ के, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो हमेशा भूकंप के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, सारी सावधानियों को हमें ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक। तो अब हमने ये जान लिया है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देख ही लिया है। अब हम चलते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। अब है कि मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बनेंगी। अब ये वो है, कौन सा वाला है, ये है जो बहिरंतरीय वाला है ना, सॉरी, जो बाहर की जो फोर्सेस आती हैं, जिसे हम बोलते हैं बहिर्जनित बल, ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब उनसे जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी, अब हम वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लैंडस्केप इज़ बीइंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न आउट बाय द ट्रू प्रोसेस। 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अब यहाँ पर मेन चीज़, फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पर है। वो 2 चीज़ कौन सी हैं, वो हैं हमारी वेदरिंग और इरोजन। पूरे स्थलाकृतियों में इन्हीं का नाम आता रहेगा बार बार, और लेकिन स्थलाकृतियाँ मतलब लैंडस्केप जो है वो अलग अलग बनते रहेंगे। तो वेदरिंग हो गया अपक्षय और अपर्दन हो गया अपर्दन। अब देखो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि वेदरिंग और अपर्दन है क्या, वेदरिंग और इरोजन क्या है। देखो वेदरिंग का मतलब ये है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर शैलों को टूटने के से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। सो मानो कि बहुत बड़ी रॉक है, मतलब पत्थर है बहुत बड़ा, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा पत्थर है और ये देखो ये बहुत बड़ा पत्थर है। अब इसके अंदर क्या हुए, इसके अंदर ये पड़ गई, क्या बोलते हैं इनको, दरारें पड़ गई, ठीक है, दरारें पड़ गई बहुत सारी। अब खूब सारे मौसम आए, धूप, गर्मी, बरसात, ठंड, सभी को इस पत्थर ने सहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे दरारें पड़ गई, इसके अंदर पानी घुसा, धूप घुसी, सर्दी घुसी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो ये टूटना शुरू हो गया, यहाँ पर क्या शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, यहाँ पर दरारें पड़ गई, लेकिन ये पत्थर पड़ा हुआ है अपनी ही जगह पर, ठीक है। ये पत्थर क्या है, ये ठीक है, ये पत्थर अभी अपनी ही जगह पर है, लेकिन अभी इसमें दरारें पड़ चुकी हैं बहुत सारी। अब इसके टुकड़े जो हैं, टुकड़े क्या होंगे, धीरे धीरे आसपास जो है वो बिखरने लग जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ये वेदर्ड मतलब वेदरिंग होने लग जाएगी, इसको हम बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। अब धीरे धीरे बाद में क्या होगा, देखो बाद में इसके टुकड़े जो होंगे, ठीक है, वो हवाओं के द्वारा, ठीक है, हवाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा है, हमारा पानी है, विंड है, आइस है ना, जल, पवन और हिम, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा,
हवा क्या करेगी, अपने साथ उड़ा कर ले जाएगी इसके कणों को, या फिर अगर और दोबारा बारिश आ गई तो इसके कणों को बहा कर ले जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हिम में होता है जो ग्लेशियर्स वगैरह है। तो यहाँ पर जो हुआ वो हुई सिर्फ वेदरिंग। अभी यहाँ पर जो हुई थी वो क्या हुई थी, जब वो अपनी एक ही जगह पर था अपक्षय, वेदरिंग हुई। लेकिन जब हवा, पानी, जल, बर्फ़ ये सब उसको उड़ा कर ले गए, उड़ा कर दूसरे स्थान पर ले गए, तो वो हो गया इसका इरोज़न। क्या हो गया, इसका अपरदन हो गया, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाना, वो हो गया इरोज़न। अब ये मैं आशा करती हूँ आपको वेदरिंग और इरोजन यानी अपक्षय और अपरदन में अंतर समझ में आ गया होगा। सारी स्थलाकृतियाँ इसी चीज़ से बनेंगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया है कि टेम्परेचर, टाइम पीरियड वो सभी इन पर काम करेगा। तो इरोडेड मटेरियल मतलब अपरदित पदार्थ जो है वो कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड मतलब दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा वाटर विंड के द्वारा, फिर वहाँ पर निक्षेपित किया जाएगा मतलब डिपॉजिट किया जाएगा, और उस चीज़ से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे, मतलब कि विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उससे पहले हमने जान लिया वेदरिंग और इरोजन। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क ऑफ रिवर को देखते हैं। नदी के कार्य हम देख लेते हैं। ठीक है, नदी के कार्य देख लेते हैं। अब नदी जो है वो अपने कार्यों से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है। कौन कौन से बनाती है, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात बनाती है। जी हाँ, ये नदी के ही कार्यों के द्वारा बनता है। मिएंडर्स जो है, विसर्प, वो भी नदियाँ ही बनाती हैं। ऑक्सबो लेक वो भी नदियों से ही बनता है, उसके बहते हुए पानी से। फ्लड प्लेन्स में है कि बाढ़कृत मैदान, वो तो आपको सभी को पता होगा कि बाढ़ कौन लाता है, नदियों में ही आती है। इसी तरह से लीवी, डेल्टा, ये हम सभी को पढ़ेंगे, एक एक करके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब है वाटरफॉल मतलब कि जलप्रपात। जलप्रपात क्या है, रनिंग वाटर इन द, इसको हम लोग डायग्राम में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये रहा डायग्राम में देख लेते हैं इसको। अब देखो, वाटरफॉल पढ़ रहे हैं हम लोग, जलप्रपात पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नदी बह रही है, ये नदी बह रही है ना। अब ये किसके ऊपर बह रही है, ये पत्थरों के ऊपर बह रही है। तो अब यहाँ पर नदी क्या करेगी, यहाँ पर भी नदी इरोजन करेगी सॉफ्ट रॉक का, कि ये वाली जो रॉक है ना, ये हार्ड रॉक है मतलब कठोर शैल है, और नीचे वाली जो है वो थोड़ी सी इससे सॉफ्ट है। ठीक है, क्या है, सॉफ्ट है। तो इस वाली नदी ने क्या करा कि जो सॉफ्ट रॉक थी मतलब शैल थी, उसको ज़्यादा काट दिया। ठीक है, उसको ज़्यादा काट दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ऐसा ढलान बन गया जहाँ से कि नदी अब नीचे गिर रही है, तेज़ी से गिर रही है। क्या बन गया, ये ढलान बन गया जहाँ से कि ऊंचाई से नदी तेज़ी से गिर रही है। तो वो हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, मतलब कि जलप्रपात कहते हैं। और ये यहाँ से जो सॉफ्ट रॉक का जो स्ट्रक्चर था वो किसने काटा, वो इस नदी ने ही काटा है, इस रिवर ने ही काटा है, और ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया यहाँ पर कि यहाँ से वो हमें ऊंचाई से गिरती हुई दिख रही है, और हमें क्या दिख रहा है, एक झरना दिख रहा है बहुत अच्छा सा। ठीक है, अभी इस झरने का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो अगर हम पूरी दुनिया में हम देखें ना तो थाउजेंड्स मतलब कि हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे जलप्रपात हैं। लेकिन अगर हम सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला में है। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये है हाईएस्ट वाटरफॉल। ये क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा अगर हम देखें तो वो एंजल फॉल है। कहाँ पर, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से नियाग्रा फॉल है, नियाग्रा मतलब नियाग्रा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पर है, कनाडा का बॉर्डर, और नीचे है यूएसए का बॉर्डर, उसके बॉर्डर पर नियाग्रा वाटरफॉल है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब एक है विक्टोरिया फॉल, तो ये किसके बॉर्डर पर है, विक्टोरिया वाटरफॉल मतलब कि जलप्रपात जो है वो जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया, ठीक है, इनके बॉर्डर पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। विक्टोरिया फॉल पढ़ लिया, नियाग्रा फॉल पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने, एंजल फॉल पढ़ लिया वेनेजुएला में जो है। चलो, तो हमने ये पढ़ लिया वाटरफॉल कैसे बनते हैं। ठीक है, अब है
देखो ये वही है, सेम सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। ठीक है, और खड़ा हुआ ढाल है, हमने देखा कितना खड़ा हुआ ढाल है, एकदम यहाँ से ऐसे नीचे गिर रही है कि नहीं है, और सॉफ्ट रॉक को काट रही है यहाँ से जो सॉफ्ट है, और हार्ड रॉक जो है वो आगे की तरफ है जो कि खड़ा ढलान बना दी है यहाँ से, तो उससे क्या बन गया, हमारा जलप्रपात बन गया। आगे चलते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या है, देखो उसको भी हम डायग्राम्स में ही पढ़ लेते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, एक मिनट। देखो मिएंडर क्या है, मिएंडर मतलब है विसर्प। जब कोई नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। इसके एक एक शब्द को देखना ज़रा, विसर्प लिखा है यहाँ पर, देखो इस शब्द से ही हम अंदाज़ा मार लेंगे कि ये मिएंडर का क्या मतलब है। विसर्प का मतलब क्या है, सांप। देखो सांप जो है वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है सांप, तो बस इसी वाली शेप्स को हम लोग मिएंडर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मिएंडर बोलते हैं। इसलिए हिंदी में हमने क्या बोल दिया इसको, विसर्प। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब देखो जब कोई नदी है, और वो नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, है ना, पहाड़ों से आती हैं। तो पहाड़ से नदी आई, ठीक है, तो पहाड़ से नदी आई, तो पहाड़ से आके जब वो प्लेन्स में आई तो वो प्लेन्स में आकर क्या बनाएगी, ऐसे ऐसे मिएंडर बनाएगी, मतलब कि विसर्प बनाएगी। तो विसर्प कहाँ बनाती है, वो मैदानों में बनाती है। ठीक है, और उससे पहले कहाँ पर थी, उससे पहले पहाड़ वाले एरिया में थी। किस में थी, पहाड़ वाले एरिया में। अब जब यही नदी आगे जाकर समुद्र में मिलेगी, है ना, सी में मिलेगी, तो वो डेल्टा बनाएगी। अब हम इसे अभी पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये हमने क्या पढ़ लिया, मिएंडर तो हमने पढ़ लिया कि वो क्या करती है। ये देखो ये मोड़दार हैं, ये सारे क्या हैं, ये मोड़दार, जो ऐसे देखो कैसे मुड़ रही है ये, है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग विसर्प बोलते हैं, मिएंडर बोलते हैं। ख़ास बात ये है कि ये मिएंडर कहाँ बनते हैं, मैदानों में बनते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है ऑक्सबो लेक का, मतलब चाप झील। चाप झील क्या होती है, इसकी बात हो रही है। चाप झील क्या होती है, तो चाप झील जो है वो है विसर्पों के किनारे पर विसर्पों के जो किनारे हैं, ये देखो ये है ना, ये विसर्प है, यहाँ पर ये विसर्प है। अब इसके जो किनारे हैं यहाँ पर, यहाँ की बात हो रही है, ये जो किनारे हैं ना, यहाँ पर विसर्पों के किनारे पर लगातार क्या होता है, अपर्दन होता है और निपेक्षण होता है। तो फिर लूप के जो सिरे होते हैं धीरे धीरे वो होते हैं, वो कट जाते हैं, निकट आ जाते हैं, और नदी से कट के चाप झील बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये किनारा है। अब ये वाला एरिया आप देखना ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर नदी क्या करेगी, इरोड करेगी, ठीक है। यहाँ से मिट्टी के कण उठा के कहाँ कर लेगी, यहाँ जमा कर लेगी, इस वाले एरिया में, इस एरिया में डिपोजिशन करती रहेगी। अब धीरे धीरे करते ये जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, ये मिट्टी यहाँ तक आ जाएगी। तो एक समय क्या आएगा कि यहाँ से पूरा जो नदी का जो रास्ता है वो कट जाएगा, पूरा की पूरा क्या होगा, ये रास्ता कट जाएगा, और ये पूरा यहाँ पे कटाव हो जाएगा, और ये वाला एरिया जो है वो अलग निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बन गई, चाप झील बन गई। और कट के यहाँ से नदी जो जा रही थी वो अब ऐसे जाने लग जाएगी। तो देखो ये नदी है, और यहाँ से नदी ऐसे जा रही है। अब ये कट के अलग हो गया, ये वाला एरिया अलग हो गया, और यहाँ पर नदी अभी भी बह रही है आगे, लेकिन यहाँ आप उस पर उसने नया रास्ता बना लिया है, ठीक है। अब इसका नाम ऑक्सबो क्यों है, यहाँ पर इसका नाम ऑक्सबो क्यों है, ऑक्स का मतलब होता है बैल। अब देखो अगर कोई बैल है ना, देखो ड्राइंग से समझ लेते हैं, ऐसे ही मानो ये बैल है, ठीक है, ये बैल है, तो बैल का क्या होता है, कुबड़ होता है ना। अब इस पर हंसना मत, ठीक है, ये ऐसी ही ड्राइंग है। तो बैल का जो कुबड़ होता है ना, उसकी शेप ऐसी होती है, तो इसको हमने ऑक्स का बो बोला है, यहाँ से इसका नाम आया है, ठीक है। ये जो इसका कुबड़ है, इससे इसका नाम आया है, तो ये हो गई चाप झील, याद रखना इसको। चलो अब नेक्स्ट जो स्थलाकृति बनेगी वो बनेगी
ये हमने पढ़ लिया। ये अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, विसर्पों के किनारों पर लगातार देखो अपरदन भी हुआ। अपरदन का मतलब इरोजन हुआ, वहाँ से सामान काट के दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया, निपेक्षण हो गया, और लूप के सिरे जो हुए हैं वो कट गए, नदी से अलग हो गए और अलग झील बन जाती है, चाप झील कहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, वो है फ्लड प्लेन्स, मतलब कि बाढ़ग्रस्त मैदानों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नदी क्या होती है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। हम जानते हैं बाढ़ तभी तो आती है, मानो कोई नदी है ना, ये नदी है, यहाँ पे खूब सारा पानी बह रहा है, ऐसे 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 ये बह रहा है पानी, ये नदी है। तो अपने जो तट हैं, ये इसके तट हैं, यहाँ से नदी का पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से नदी का पानी जो है, एक मिनट, यहाँ से जो है नदी का पानी बाहर आ जाएगा सारा, ये पूरा। पहले ये पानी सिर्फ इसी के अंदर था, यहाँ पर इतने ही एरियाज़ में था पानी, ठीक है। अब ये पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये एरियाज़ में बाहर आ जाएगा, तो वही वाली बात हो रही है कि बाहर आ जाएगा। और महीन मिट्टी का निक्षेपण होता है, मतलब महीन जो मिट्टी अपने साथ लाती है वो उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है और उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान बन जाते हैं। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो, ये है हमारा डायग्राम, और यहाँ पर है, ये देखो, ये नदी है हमें दिख रही है। अब जब बाढ़ आएगी तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक, ठीक है। ये जो पूरा एरिया दिखा रहा है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में पानी बहने लग जाएगा, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। और ऐसे ही ये जो बाउंड्री हमें दिख रही है, ये वाली बाउंड्री, इस पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी यहाँ से। तो अपने जो किनारे होते हैं ना, उनसे नदी बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर एक अपने ये ऐसे से अपने क्षेत्र को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है नदी, ठीक है, बड़ा कर लेती है। अब देखो यहाँ पर, लेकिन उसके साथ क्या करती है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण उस मैदान में वो छोड़ देती है, जिसको कि हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यही मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है किसानों की फसलों के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर एक मेड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो अब ये जो मैदान हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने मैदान पढ़ा, वो हमने पढ़ा बाढ़ग्रस्त मैदान, फ्लड प्लेन्स। क्या हुए, जहाँ जहाँ तक के एरिया में फ्लड आई, मतलब बाढ़ आई, तो वो सारा क्या हुआ, बाढ़ का मैदान हुआ। लेकिन जिस बाउंड्री तक को वो गई ना, वहाँ पर मिट्टी के ऊंची थोड़े से वो बन जाएंगे, तट से बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं मेड़ टाइप में, बोलते हैं ना, मेड़ टाइप में। यहाँ मिट्टी का ऊंचा सा बन जाता है तटबंध, जिसे हम लीवीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीवीज। तो ये क्या हो गई, ये हो गई लीवीज, ठीक है, लीवीज हो गई। और ये वाला जो एरिया था, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लड प्लेन्स, मतलब बाढ़ग्रस्त मैदान, ठीक है। चलो ये देखो, ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सारा क्लियर हो गया। बाढ़ग्रस्त मैदान पढ़ लिए, लीवी पढ़ ली, ऑक्सबोर्ड लेक पढ़ ली, मियंडर पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। अब आता है, देखो ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पर तटबंध कर लिया, नदी के जो उत्थित तट होते हैं वो होता है। अब है डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा देखो क्या होता है, जब नदी जो होती है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब वो समुद्र के पास जाती है तो स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेज। अब जब उसकी पानी की गति जो है वो धीमी हो जाती है, तो रिवर ब्रेक इनटू नंबर ऑफ द स्ट्रीम, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो नदी जो है ऐसे जाते, पहले तो ऐसे होगी, मेंडर्स होंगे, जब समुद्र के पास मिलने जाएगी तो वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अनेक धाराओं में वो बट जाएगी। और यहीं पर वो बहुत सारे क्या करती है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, मतलब कि मिट्टी को जमा कर देती है अपने माउथ के पास। तो मलबे का निपेक्षण करती है समुद्र में गिरने से पहले, समुद्र में जाने से पहले। अब देखो, इसको अगर हम समझें अपनी आम भाषा में, अगर हम इसको समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं, नदी को एक हम अपनी खुद की लाइफ के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ये पहाड़ था, ठीक है, वहाँ से नदी निकली, नदी आई, ठीक है। तो
अब ये है, नदी की भी स्टेजेस होती हैं। एक होती है यूथ स्टेज, ठीक है, एक होती है मैच्योर और एक होती है ओल्ड स्टेज। तो ये भी जो हम लोग हैं, हम मानव जो इंसान हैं, उन्हीं की जो लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं, जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, हम उससे कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो यूथ स्टेज में होता है, तो वो बहुत चंचल होता है ना। तो चंचल होता है तो वो क्या करता है, धूम धड़ाका बहुत ज़्यादा उधम सा मचाता है। तो उसको हमने कंपेयर करा है जब नदी पहाड़ों के वाले एरिया में थी, तो बहुत सारे क्या बनाएगी, झरने ये सब बनाएगी, है ना। फिर जब वो मैदान में आ जाएगी, मैदान में आएगी तो क्या करेगी, ऐसे मेंडरिंग बनाएगी मैच्योर स्टेज में, और वहीं पर वो ऑक्सबोल लेक बनाती है ना, ऑक्सबोल लेक भी बना ली। लेकिन जब वो ओल्ड स्टेज में होती है, समुद्र में गिरने से पहले, तो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अच्छा, अब देखो, जब हम लोग मैच्योर स्टेज में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग कमाते हैं, कभी इनकम कहीं से लेते हैं या हमारे माँ बाप कोई भी हम मान लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेकर चलते रहते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, पूंजी इकट्ठी कर ली, धन इकट्ठा कर लिया, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, शिक्षा हमने इकट्ठी कर ली, है ना। अब इस यहाँ पर शिक्षा विक्षा से क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आ गई और नदी अपने साथ सेडिमेंट लेकर चल रही है, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी लेकर चल रही है, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले की स्टेज में क्या हुआ कि बहुत सारी नदियाँ आई, मतलब हमने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, अपना ज्ञान, एजुकेशन, ये सब इकट्ठा करते हुए हम लोग चल रहे हैं। ये हमारी होगी मैच्योर स्टेज। चलते 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 जब हमारी ओल्ड स्टेज आएगी, बुढ़ापे की स्टेज जब आती है, तो हम अपनी सारी शिक्षा, है ना, ज्ञान, अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, सब लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट। तो अब यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई। तो हुआ याद करना आसान। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ पर आती हैं, समुंदर में गिरने से पहले नदी ने बड़ा डेल्टा बनाया। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कुछ नहीं होता, डेल्टा वो होता है जहाँ पर नदी ने अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल दी, ठीक है, अपना सारा सेडिमेंट यहाँ पर जमा कर लिया, और ये पूरा एरिया जो हो गया, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गया समुद्र में गिरने से पहले। तो हमने इसको अपनी लाइफ स्टेज से समझ लिया। अब आगे चलते हैं, सेम वही है जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये मेन रिवर आई, यहाँ से मेन रिवर आई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, ये समुद्र है, यहाँ पर ये समुद्र है, ठीक है, और ये मेन रिवर थी पहले। चलो, डेल्टा बन गया। अब आगे चलते हैं। अब है वर्क ऑफ सी वेव्स, मतलब समुद्री तरंगों के कार्य। अब यहाँ पर हम लोग समुद्री तरंग पढ़ेंगे कि उनसे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब उनमें भी इरोजन और डिपोजिशन से ही सी वेव जो होती हैं, मतलब समुद्री तरंग जो होती हैं, वो अपरदन और निपेक्षण के कार्य से ही स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। कौन कौन सी बनाती हैं, सी केव्स बनाई, सी आर्चेज मतलब कि समुद्री गुफा, तटीय मेहराब या स्टेक्स बनाए, या सी क्लिफ माने समुद्र भृंगु बनाए, ठीक है, भृगु बनाए। अब हम ये देख लेते हैं। अब देखो, सी वेव जो होती हैं सबसे पहले क्या करती हैं, स्ट्राइक एट द रॉक, शैलो से टकराती हैं ये, फिर वहाँ पे क्रैक्स डेवलप कर रही थी। इनको डायग्राम से पढ़ लेते हैं। देखो, डायग्राम से पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समुद्र है, तो समुद्र से जो सी वेव आएंगी यहाँ पर, मतलब कि समुद्री जो तरंगे आएंगी वो शैलो से टकराएंगी। ये शैल है, ये क्या है, ये शैल है, ठीक है, ये शैल है, मतलब कि रॉक है। क्या है, ये रॉक है। तो ये समुद्री वेव आएंगी, यहाँ पर टकराती हैं। अब टकरा टकरा कर क्या करती हैं, यहाँ पर इरोजन कर देती हैं यहाँ पर, ठीक है, खूब सारा इरोजन, मतलब क्या है, उसके मटेरियल को खोद कर छील कर ले जाती हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब इसी वाले प्रोसेस से कि वो आ रही हैं, टकरा रही हैं, खोद रही हैं, छील रही हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बन जाती हैं समुद्री गुफा, मतलब कि सी केव। अब सी केव है तो यहाँ पर पीछे दीवार है, ठीक है, आर पार नहीं दिख रहा अभी यहाँ पर। तो पहला क्या बनाया, समुद्री गुफा बना ली। अब समुद्री वेव तो लगातार चलती रहती हैं, वो और आई समय के साथ साथ, खूब टाइम हो गया, दसियों साल, हजारों साल गुजर गए, करते करते और ज़्यादा अपरदन हुआ और इरोजन हुआ, और फिर करते करते क्या बना लिया,
सी आर्चेज मतलब कि तटीय मेहराब बना लिए। देखो अब सिर्फ ये वाला एरिया दिख रहा है ऐसे गोल गोल, ये मेहराब दिख रहा है और यहाँ पे आर पार दिख रहा है, यहाँ पे पूरा रास्ता है क्रॉस कर लिया। कोई अगर अपने नाव लेकर जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ केव बनी मतलब कि गुफा बनी और यहाँ पर मेहराब बन गए कि यहाँ पर वो क्रॉस कर जाएगा। अब अभी भी समुद्री जो तरंग है वो लगातार आ रही है और लगातार काट रही है, खूब आ रही है, ऐसे आ रही है, काट रही है, काट रही है, करते 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 ये जो मेहराब है ना, इसकी जो छत है, इसकी जो छत है उसको भी समय के साथ साथ क्या करेगी, उसको काट देगी, ठीक है, लगातार अपवर्तन कर देगी और इसकी जो छत है वो गिर जाएगी। तो छत के गिरने के बाद क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ये ऐसे ऐसे स्टेक्स बचेंगे, ये ऐसे ये स्टेक्स बचेंगे बस, ठीक है। तो तीसरी स्थलाकृति क्या होगी, स्टेक हो गई। तो एक क्या बनाया, एक होगी सी केव हो गई, एक होगी सी आर्च और एक हो गया स्टेक। बस ये हो गया। ये किसने करा, ये हमारी करा समुद्री तरंग ने करा। और किससे करा, इरोजन और डिपोजिशन से करा। अब देखो, अब सेम वही है जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला है सी क्लिफ। यहाँ देखते हैं सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है, अब ये क्या है, ये है सी क्लिफ, स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर। देखो बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ऐसा ऐसा पहाड़ है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारी समुद्र की लहरें आ रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये था पहाड़, ये था समुद्र की लहरें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही है कि ये बहुत ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर है, बस कुछ नहीं है। ये ऐसा एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और यहाँ पर सी वेव आ रही है, बस हो गया। चलो अब है बीचेस। बीचेस क्या होते हैं, देखो बीचेस है कि सी वेव जो है डिपॉजिट करती हैं सेडिमेंट अलोंग द शोर, समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर समुद्र की तरंगे ऐसे ऐसे आ रही हैं, ठीक है, तरंगे आ रही हैं। अब यहाँ पर वही वाले स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से, जो अभी हमने पढ़े हैं, सी केव पढ़ी है, मतलब गुफा पढ़ी है ना, ये हमने गुफा पढ़ी है। और ये तटीय मेहराब पढ़ा है, स्टेक पढ़ा है, ठीक है। और वहीं पर से ये क्या कर रही हैं, अपने साथ उनसे यहाँ पे ये बने हुए हैं सारे के सारे, हमने माना कि यहाँ गुफा वुफा बनी हुई है। अब वहाँ से ये बहती हुई आ रही हैं ये ऐसे, और इसकी मिट्टी लेकर आ रही हैं ये ठीक है। क्या लेकर आ रही हैं, इसकी मिट्टी लेकर आ रही हैं। और यहाँ पर ये सारी मिट्टी जो है इन्होंने यहाँ पर जमा कर दी, सारे कण कहाँ जमा कर दिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही हैं। तो हमारे ये क्या बन गए, हमारे बन गए बीचेस। क्या बन गए, हमारे बीचेस बन गए, मतलब कि समुद्री पुलिन बन गए, ठीक है, समुद्री पुलिन। अब पढ़ते हैं वर्क ऑफ आइस, हिमनद के कार्य। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया आप कभी नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। ये देखो अब ये है वर्क ऑफ आइस। यहाँ पर ये है कि ग्लेशियर, देखो ग्लेशियर क्या है, रिवर ऑफ आइस है। ग्लेशियर मतलब कि हिमनद, हिमनद क्या है, हिमानी या बर्फ़ की नदियाँ। देखो पहली बात तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, हिम मतलब बर्फ़ और नद मतलब नदी। और नदी का बेसिक कार्य क्या होता है कि वो चलती रहती है, यही तो इसका बेसिक कार्य है। तो ग्लेशियर जो हुए हमें देखने में लगता है कि वो ठहरे हुए हैं, अपने एक ही स्थान पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्लेशियर भी मूव करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अब वो चलेंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने नीचे के जो पहाड़ है ना, ये देखो अगर हम इसको डायग्राम समझें, जैसे कि मानो ये पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये ऐसे ये ग्लेशियर है पूरा। अब जब ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ यहाँ पर चलेंगे तो इनके जो नीचे की जो मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है, इनके नीचे की जो मिट्टी है, ये उसको खोदते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर गड्ढे करते हुए आएंगे, ठीक है। तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ये आएगा कि जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये वाले पहाड़ क्या होंगे, बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ होंगे, ये इनकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। अब बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, जो इन्होंने यहाँ पे गड्ढे करे थे ना यहाँ पर, उनमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। तो ये हम यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर ये ग्लेशियर लेक बन जाता है, मतलब कि गहरे गर्तों का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं, जो लेक बनी मतलब गहरे गर्त बन गए। तो हिमनद द्वारा क्या हो गई है भाई, ये हो गए। अब देखो इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं,
ये हैं हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, जैसे कि छोटे छोटे रेत होते हैं, शैल होते हैं, तलछट की मिट्टी होती है, ये यहाँ पे निक्षेपित होते हैं और ये हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब ये हिमोड है, हिमोड का मतलब है यहाँ पर मोराइंस की बात हो रही है। अब देखो ये है मोरेन्स। ये क्या है? मोरेन्स क्या होते हैं कि जब ग्लेशियर पहाड़ों पर से नीचे की तरफ खिसकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर क्या होते हैं? हिमनद होते हैं। हिमनद मतलब कि वो चल रहे हैं, उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो अपने साथ साथ छोटे और बड़े बड़े क्या लाते हैं? यहाँ पे देखो ये मिट्टी के कण घसीटते हुए ला रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है, ये बहुत भारी भारी होते हैं। तो जब पहाड़ों पे से लाते हैं तो पहाड़ों की जो मिट्टी होती है ना, उसको अपने किनारों पर घसीटते हुए लाते हैं। यहाँ पर ये जो किनारे हैं, ये यहाँ पर घसीटते हुए ला रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये घसीटते हुए ला रहे हैं। अब ये जो बड़े बड़े ये जो लैंडफॉर्म बने, स्थलाकृतियाँ बनी, इनको हमने क्या बोला? हिमोद बोला। हिमोद मतलब मोराइंस बोला, ठीक है। तो ये हो गए हिमोद, मोराइंस। तो मोराइंस कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा हैवी ग्लेशियर है। जब वो पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने साथ जो बहुत सारी मिट्टी ला रहा है, अपने किनारों पर जो मिट्टी ला रहा है, बस वही मिट्टी को हमने क्या बोला? मोराइंस बोला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है वर्क ऑफ विंड, पवन के कार्य। अब हवा देखो क्या क्या काम करती है। विंड एक्ट एज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन स्पेशली इन डेजर्ट, है ना। रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निष्पेक्षण का प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर भी वही आएगा, अपर्दन और निष्पेक्षण क्या आएगा। अब यहाँ पर एक क्या बनती है? एक मशरूम रॉक बनती है, मतलब कि छत्रक शैल बनती है। देखो छत्रक शैल क्या होती है? मशरूम रॉक, कि विंड इरोड लोएस्ट सेक्शन ऑफ द रॉक। अब कोई विंड है ना, कोई हवा है, वो ऐसे चल रही है। अब हवा चल रही है, आपको पता होगा कि हमेशा ही भारी मोटे मोटे भारी कण कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, और हल्के हल्के छोटे छोटे वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो अगर सामने कोई बड़ा सा पहाड़ है, स्ट्रक्चर है, शैल है ना, रॉक है, कुछ भी है, तो जब वो से टकराएगा तो मोटे मोटे कण जब टकराएंगे ना, तो जो ये वाला नीचे का जो पार्ट होगा वो ज़्यादा इरोड हो जाएगा, मतलब अपर्दन हो जाएगा। ऊपर वाले एरिया में कम अपर्दन होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा ज़्यादा अपर्दन और यहाँ होगा कम अपर्दन। तो अब हवाएं एक दिशा में तो बहती नहीं है, वो अपनी दिशाएं भी बदलती हैं, ठीक है ना। तो कभी इधर से आई, कभी इधर से आई, कभी सामने से आई, कभी पीछे से आई, ठीक है। ऐसे करते करते एक वक्त वो आएगा जब ये वाला जो पहाड़ होगा ये ऐसे मशरूम की शेप ले लेगा, मशरूम की शेप ले लेगा, है ना। मशरूम सबने देखा होगा, बाज़ारों में बहुत बिकता है ये। ऐसा एक मशरूम की शेप ले लेगा, और इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने बोला मशरूम रॉक बन गए। ये कहाँ बने? किसने बनाए? ये बनाए हमारी विंड ने, मतलब कि हवा ने बनाए, पवन ने बनाए, ठीक है। क्यों बनाए? क्योंकि नीचे वाले जो कण थे वो भारी थे, मोटे थे, तो यहाँ पे ज़्यादा अपर्दन हो गया, ऊपर हुआ कम, तो ऐसी हमारी शेप बन गई ये वाली मशरूम मशरूम रॉक। अब है सैंड ड्यून्स। क्या होते हैं? देखो सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ब्लोइंग विंड लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पे हवा बह रही है, गैस ऐसे हवा बह रही है। अब हवा बह रही है, ये अपने साथ क्या लेकर जा रही है? मिट्टियाँ लेकर जा रही है, खूब सारी मिट्टी के कण लेकर जा रही है। अब मिट्टी के कण लेकर तो जा रही है, लेकिन एक जगह पर क्या कर दिया? उन मिट्टी के कणों को उसने डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पर नीचे गिरा दिया, ठीक है। मिट्टी के कण जमा हो गए, फिर ऐसे ही दूसरी जगह पर मिट्टी के कण जमा हो गए, तो ये जो रेत के टीले बन जाते हैं, जो हमें रेगिस्तान में और अपने देश में अगर देखें तो राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बार बार कभी यहाँ बन गए, फिर यहाँ से मिट्टी उड़ाई तो दूसरी जगह बन गए, फिर यहाँ से मिट्टी उड़ाई तो तीसरी जगह बन गए, ये ऐसे बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे रेत के टीले हो गए। तो चलती पवन अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और गिरकर रेत की क्या बनाती है? पहाड़ी बना लेती है, जिनको हम बोलते हैं बालू टिब्बा, ठीक है। अब है लॉयस। अब लॉयस क्या होता है? देखो लॉयस भी सेम यही चीज़ है कि जब हवा चलती है, पवन चलती है, तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है? महीन महीन से। यहाँ पर अंतर बस इतना है कि यहाँ पर जो हवा चलेगी वो अपने साथ महीन महीन छोटे छोटे कणों को लेगी, उठाएगी और दूसरी जगहों पर गिरा देगी, और एक बहुत बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर, मैदान सा बना देगी। उसको हम बोलेंगे लॉयस। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लॉयस बोलेंगे। और एक ऐसा लॉयस, बहुत बड़ा लॉयस कहाँ पर है? चाइना में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर हो गया हमारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।
तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।